आदमी काम कर रहा है। और इसी तरह मुझे बहुत मज़ा आता है हमारे अगले गेस्ट के साथ बात करने में और उनको देखने में। मतलब ही इज़ ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एट व्हाट ही डज। मतलब जिस आदमी ने कांग्रेस की इतनी ज़्यादा सेवा करी हो, मेरे पास और कोई उदाहरण नहीं है ये बताने में, ये दिखाने में कि इनके जैसा कोई और कांग्रेस का वर्कर है या रहा हो या आगे रहेगा। मुझे नहीं लगता कि जितनी कुर्बानी हमारे निजामुद्दीन रहीम साहब ने दी है कांग्रेस के लिए, और आज तक उनका दिल जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उनका खून यहाँ से निकालेंगे ना तो उसमें से कांग्रेस दिखेगी आपको। बिल्कुल जी। निजामुद्दीन रहीम साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। निजाम साहब पहले एक चीज को निपटा लें, उसके बाद असली बात करेंगे, ठीक है? एक छोटी सी चीज है, उसको जरा निपटा लेते हैं क्योंकि हर एक के जहन में वो सवाल है। तो पहले आप उसको निपटा दीजिए कि हमारे बाबा सिद्दीकी साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र, इतने सालों से हमारे मित्र हैं वगैरह वगैरह, उनको हमने देखा है एज ए कॉर्पोरेटर 93, 94 में, 95 में शायद कॉर्पोरेटर बने थे। आई वॉज द एडिटर ऑफ द डेली एट दैट टाइम, मैं तब से जानता हूँ उनको, दत्त साहब के साथ। उसके बाद वो एमएलए बने और मंत्री बने और आज वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। ये क्या है, क्या माजरा है निजाम साहब? सर ऐसा है कि बीजेपी इस वक्त एक ऐसा खेल खेल रही है कि लोकसभा की जो सीटें उनके चुनाव में लड़नी है या उनके एलआई पे लड़ना है, तो उनकी कोशिश ये है महाराष्ट्र में कि इस तरह के नेताओं को पार्टी में, दूसरी पार्टियों में शामिल कराइए जिससे कि उन वोटों का परसेंटेज घटे और उससे उनको बेनिफिट मिले। बाबा सिद्दीकी का विषय वो बिल्कुल पार्टी से परे है, समझ से भी बाहर है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी ने 3 दिन पहले यानी ज्वाइनिंग से, जिस दिन वो रिजाइन किए उससे 1 दिन पहले तक बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस के स्टेज से और अपने ट्वीट पर भी और जनरली मीटिंग में भी उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस में हूँ और रहूंगा। लेकिन एक ही दिन में उनका डिसीजन आया कि हम कांग्रेस जो है हमने छोड़ दिया। तो एक होता है कि जब मैंने कांग्रेस अगर छोड़ा या पार्टी का कोई नेता कांग्रेस छोड़ता है तो कांग्रेस या पार्टी के किसी लीडरशिप पर ब्लेम करता है कि भाई इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया या हमको कोई चीज दिया नहीं या हमको राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश की गई। बाबा सिद्दीकी के मामले में आपने खुद कहा कि वो नगर सेवक से लेकर मंत्री पद तक सारा उन्होंने हासिल किया। पिछली बार वो चुनाव नहीं लड़े असेंबली का तो उनके बेटे को टिकट दिया, वो भी चुनकर आए। लेकिन चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद भी 2 बड़ी अहम जिम्मेदारियां बाबा सिद्दीकी को पार्टी ने दे रखी थी। एक तो पार्टी के वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे मुंबई कांग्रेस में, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी उनको नाना पटोले साहब ने कई जगह इस्तेमाल किया और उनको इन्वॉल्व भी रखा। उनको स्क्रीनिंग कमेटी जो कांग्रेस के चुनाव के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी होती है उसमें तेलंगाना में उनको सदस्य दिया, तेलंगाना के बगल में कर्नाटक के चुनाव में उनका इन्वॉल्वमेंट किया। तो बाबा सिद्दीकी टिल आज यानी रिजाइन करने के पहले तक कांग्रेस की अनेक पोस्टों पर सत्ता से लेकर संगठन तक, तो वो ये बोल नहीं सकते कि उनके पीछे कोई ऐसी घटना है जिससे वो छोड़कर गए। या तो उनको ईडी का डर था जो उनके ऊपर केस रजिस्टर हुआ, या हो सकता है उनको कोई इस तरह की लालच दी गई हो, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वो राज्यसभा में जाएंगे और उनको राज्यसभा बनाने वाले हैं। तो कांग्रेस के पास तो अभी राज्यसभा का कोई स्कोप नहीं था, 1 सीट थी, और वो अभी पार्टी किसको डिसाइड करेगी तो हाईकमान तय करता है। तो ये हो सकता है। बाकी बाबा सिद्दीकी ये क्लेम नहीं कर सकते या आरोप नहीं लगा सकते कि पार्टी ने उनके साथ कोई निर्णय या उनको मदद नहीं की। मेरा ख्याल है कि मुंबई में सबसे ज्यादा अगर पक्ष ने किसी को दिया तो बाबा सिद्दीकी। लेकिन आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगता सर? मतलब आपका क्या इसकी वजह, ये तो वजह नहीं हुई ना, वजह क्या हुई? आपको क्या लग रहा है क्या वजह हुई? नहीं, मैंने बताया ना कि एक तो उनके ऊपर जो है वो ईडी का केस रजिस्टर है। पिछले चुनाव में उनको दबाव डालकर चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था, तो उन्होंने जो है वो अपने खुद के क्षेत्र से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और वहां उन्होंने एक तरह से डमी कैंडिडेट दिया पार्टी को, जो हार गया चुनाव आशीष शेलार के सामने। दूसरी चीज ये है कि उनके बेटे को बगल की सीट दिया और उनके व्यक्तिगत संबंध कांग्रेस की लीडरशिप के बड़े नेताओं से बहुत अच्छे हैं। यानी अभी तक आपने देखा होगा कि खड़गे साहब के साथ बहुत ही करीबी उनके संबंध। उसके अलावा मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, सबसे उनके बहुत अच्छे रिश्ते और वो व्यक्तिगत तौर पर एक अच्छे आदमी है। लेकिन अब उनको पर जो हमें और जो दिख रहा है, जो चाल पूरे देश में बीजेपी खेल रही है, क्योंकि उनके घटक दल जो भी है वो तो सब बीजेपी से ही डील होते हैं, बीजेपी तय करती है किसको कहाँ जाना है।
लेकिन एक बात आपने देखा होगा कि कांग्रेस पक्ष कहीं नहीं टूटा। कांग्रेस महाराष्ट्र में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। जैसे एनसीपी टूटी तो पक्ष टूटा, जैसे सेना टूटी तो उनका पक्ष टूटा और लोग गए। ऐसा कांग्रेस के साथ कहीं नहीं है। और अभी तक हमारा कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्टी छोड़कर नहीं गया। शायद अगर उनके बेटे को जाना होगा, हालांकि उनके बेटे ने अपना स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बाकायदे हमारे अध्यक्ष को बताया है कि मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में रहूंगा। हफ्ता 10 दिन पहले से चर्चा चल रहे थे और डिस्कशन पूरे एरिया में बांद्रा ईस्ट में चर्चा चल रहा था कि बाबा सिद्दीकी जा रहे हैं। आप बोल रहे कि तब तक बट विल कम बैक टू। अब देखिए, राजनीति में क्या चर्चा चलती है उसका कोई महत्व नहीं होता। राजनीति में दो चीज इंपॉर्टेंट है कि जिसको जाना है या जिसको आना है, वो क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो आदमी अपने पक्ष के साथ न्याय नहीं कर सकता तो उसे अधिकार नहीं पक्ष में रहने का। अगर वो पार्टी की लीडरशिप को ये भरोसा दिलाता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और चले गए, अब जैसे मिलिंद देवरा जी जब पक्ष छोड़कर गए तो आप सोचिए ना कि मिलिंद देवरा जी को राजनीति में जितना कुछ मिलना था उससे कहीं ज्यादा मिला और वक्त से पहले मिला। मिलिंद देवरा ने जितना कुछ गेन किया वो उन्होंने पक्ष को कुछ नहीं दिया। आप देखिए, वो ना नगर सेवक जिता पाए, ना कारपोरेटर, ना हमारे आमदार जिता पाए। बाबा सिद्दीकी साहब का भी ये था कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मजबूत थे, लेकिन पिछले 10 सालों से वो इलेक्टोरल रोल पॉलिटिक्स से बाहर है। वो चुनाव हार गए दोनों बार। चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ाया और वो बच्चा जीता। वो हमारा महाराष्ट्र में सबसे यंगेस्ट आमदार था, या है, अभी भी आज भी है। और अब चूंकि बाबा सिद्दीकी को क्या ऑफर है और क्या उनके ऊपर बेस है उसको तो वही बता सकते हैं। निजाम साहब, जीशान आज कुछ बोल रहे थे। आज लोगों ने उनसे बात करी क्योंकि बाबा सिद्दीकी साहब का स्वागत करने के लिए एक सभा ली गई थी इधर बांद्रा ईस्ट में। वहाँ पर काफ़ी नेतागण आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए तो बड़े फख्र की बात है कि हमारे छोटे से ऑफिस के अंदर एनसीपी के लोग आ गए और हमारे कांग्रेस के नेता आज तक कभी नहीं आए यहाँ पे। ऐसा जीशान सिद्दीकी साहब ने कहा। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आप उनकी राजनीति का जो परिदृश्य है वो आपने देखा होगा कि ये लोग ऐसे लीडर हैं जो दूसरों को अपने क्षेत्र में आने नहीं देते। कोई लीडरशिप अगर वो अपने आप चुनाव जीत कर नहीं आए, सारे कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने उनके चुनाव प्रचार को जाकर काम किया, तब वो चुनाव जीत कर आए। ऐसा नहीं कि वो गए थे और अकेले फॉर्म भरे और सवेरे जो है बाप बेटे ने प्रचार किया और चुनाव जीत गए। ऐसा नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं के साथ खड़ी होती है। और ये कहना कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं आया, आपने कोई कार्यक्रम रखा और पार्टी के लीडर बोला, किस लीडर ने उनको मना किया? उनके यहाँ सारे नेता चुनाव में उनके यहाँ गए। तो ये तो खाली एक कहने की बात है। एमवे के दौरान निजामुद्दीन जी जूनियर सिद्दीकी का कहना है कि फंड्स नहीं मिलते थे। उद्धव ठाकरे जी सीएम थे, फंड्स नहीं मिलते थे और उनको खुद अजित पवार जी के पास जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ा। अजित पवार जी ने बड़ा दिल दिखाया और हर प्रोसीजर्स को नजरअंदाज करके जीशन को अपने एरिया में बांद्रा ईस्ट में फंड्स दिया। उद्धव ठाकरे जी, अनिल परब का कार्यक्रम होता था बांद्रा ईस्ट में और उनको इनविटेशन नहीं मिलता था। भाई जगताप जब अध्यक्ष थे तो वहीं पर भी अन्याय हो गया, इनको दरकिनार करते थे, हर चीज में नजरअंदाज करते थे। वर्षा गायकवाड़ जी भी हो गया, तब भी ये सब चल रहा था। तो एक के बाद जो इंसिडेंट्स उन्होंने गिनाया उसमें क्लियर कट हो रहे थे कि जीशान सिद्दीकी और उनके पिताजी बाबा सिद्दीकी को कांग्रेस में जो प्रोमिनेंस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। उनको हर चीज में दरकिनार कर रहा था। यहां तक एमवीए के टाइम फंड्स भी नहीं दे रहे थे, उनको डेवलपमेंट फंड्स नहीं दे रहे थे। निजामुद्दीन जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी को वक्त से पहले और पूरे राजनीति में जितना कुछ मिला कांग्रेस के किसी नेता को मुंबई में नहीं मिला। जहां तक उनके सरकार के फंड का सवाल है, वो पार्टी नहीं देती, सरकार डिसाइड करती है। अभी आज शिंदे साहब की सरकार है, किसी भी कांग्रेसी आमदार को, किसी शिवसेना के आमदार को फंड नहीं दे रहा है, जानबूझ के नहीं दे रहा है या डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा हुआ नहीं कि कांग्रेस की सरकार हो और उनको फंड नहीं मिला। बाबा सिद्दीकी साहब ये बात और या जीशान सिद्दीकी ये नहीं कह सकते कि वर्षा गायकवाड़ ने उनको सपोर्ट नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने चाहा, जब चाहा, जिसको चाहा
उन्होंने अपने ऑफिस बेयर्स बनाए, उन्होंने अपने तरीके से सारे एसीओस बनाए, जितना कुछ एक आमदार के लिए संभव हो वो सारा कुछ किया है। अब चूंकि उनको पक्ष में नहीं रहना है तो वो अब उनकी अपनी मर्जी है, अब वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर उनको इस तरह का विरोध था तो वो आपको हाईकमान के सामने अपनी बात रखना चाहिए था। उनके संबंध खुद हाईकमान से बहुत अच्छे रहे हैं, तो अगर उनकी बात नहीं कोई सुन रहा है और नहीं सुनी गई तो ये वो गलत बात कर रहे हैं। मैं उनका नेतृत्व नहीं करता, ना मैं उनका कोई प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। पार्टी ने जो कुछ उनको दिया है वक्त से पहले दिया, और इतना दिया जो किसी और राजनेता को नहीं मिला, क्योंकि जो उन्हें पार्टी को रिटर्न करना चाहिए उन्होंने कितना किया है उसका आकलन पार्टी खुद बता देगी या बाबा सिद्दीकी साहब बता दें। लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो ठीक नहीं। उनको युवक कांग्रेस का अध्यक्ष दिया, उनको सबसे कम उम्र में आमदार बना के दिया, उनको जो है बाबा सिद्दीकी साहब को स्क्रीनिंग कमेटी में 2 बार भेजा, उनको कर्नाटका के चुनाव में ऑब्जर्वर बना के भेजा। तो अभी ये कहना कि हमने जो है हमें कुछ नहीं मिला और हमारे साथ नाइंसाफी होती रही, तो नाइंसाफी होती रही तो आप मंत्री कैसे बने, नाइंसाफी होती रही तो आप विधायक कैसे बने, और ऐसी सीट से आपको विधायक बनाया जो दूसरे का आंकड़ा काट के भी आपको दिया। अगर बाबा सिद्दीकी बांदा से नहीं लड़े तो आपको बहराम बाग से, आपको बहराम नगर से दिया ना टिकट, तो वो कैसे कह सकते हैं कि उनको नहीं दिया। निजामुद्दीन जी, जो मोदी जी आज बहुत जबरदस्त 3-4 दिन से भाषण दे रहे हैं, विनाशकाल वर्सेस अमृतकाल, विनाशकाल वर्सेस अमृतकाल। व्हाइट पेपर निकला है कांग्रेस के मिसरूल में, मिसरूल के बारे में व्हाइट पेपर मोदी जी ने निकाला है। बोले कि आगे जाके बोलते कि इवन सोनिया गांधी जी के पद भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पद थे वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और अभी बीजेपी ने इस मिस गवर्नेंस को करेक्ट किया है, और जो एक विकसित भारत का सपना है वो इस सही पटरी पे जा रहा है। और मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड जिस प्रकार से है, उन्होंने कहा कि व्हाइट पेपर में पहले भी ला सकता था, पर मैं राजनीति में विश्वास नहीं करता, मैं राष्ट्रनीति में विश्वास करता हूं। आप इसको कैसे देखते हो निजामुद्दीन जी? मोदी जी राजनीति छोड़ के बाकी कुछ नहीं करते। मोदी जी अपने जीवन में सिवाय राजनीति के अलावा कोई काम नहीं करते। अभी आपने आज ही देखा होगा कि 5 लोगों को उन्होंने भारत रत्न दिया है। ये कोई औचित्य था क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं जिनको दिया गया उनकी कोई कीमत कम थी, वो बहुत बड़े लोग थे, लेकिन ये सब राजनीति से प्रेरित है, और राजनीति का तुष्टीकरण जो बोलते हैं ना, वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो जो चाहते हैं वो कर, वो व्हाइट पेपर ला रहे हैं, उनके तुरंत बाद ब्लैक पेपर आया। कही करिए ना, कांग्रेस ने आपका काला शाह चिट्ठा खोल के रख दिया है, आपको पार्लियामेंट से लेकर रोड तक जवाब देना है। बजाय आप रोड का जवाब देने लोगों के बीच आप जाते हैं और ये कहते हैं हमने मंदिर बना दिया। देश को क्या दिया आपने? आप लोगों के बीच जाते हैं, हमने दूसरी मंदिर गिराने का हमने प्रयास कर दिया। आप जाते हैं संसद में, असेंबलीज में, आपके मंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं हमें इस मुल्क में दूसरी कम्युनिटियों को रखना नहीं, निकाल बाहर करेंगे। जब आप अपनी छवि लेकर विदेश जाते हैं तो आप वहां अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको गांधी जी वहां चलते हैं, आपको देश में गांधी नहीं चलते। तो ये दोगली पॉलिसी जो है वो आरएसएस की हो सकती है, और आप सभी जानते हैं, पत्रकार जानते हैं, संसद जानता है, सारा रिकॉर्ड जानता है कि मोदी जी किस तरह से झूठ बात करते हैं, सामने से झूठ बोलते हैं और ऐसा लगता है कि मैं वो सही कह रहे हैं। तो मोदी जी पर कोई बहस नहीं है। मोदी जी का अमृतकाल आप देख रहे हैं कि हजारों इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदुस्तान छोड़कर विदेशों में चले गए, हजारों की तादाद में, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका भविष्य क्या है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं कि विधायक पुलिस स्टेशन में घुस के गोली मार रहा है, यह अमृतकाल है। लाइव फेसबुक पर रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को गोली मारी जा रही है। ये आपका अमृतकाल का विकसित भारत है। और महिला का रेप हो रहा है पुलिस थानों में, रेप हो रहा है रोड पर, रेप हो रहा है। अभी आपने मुंबई में घटना आपने सुनी मंत्रालय की। तो ये सब चीजें मोदी के अमृतकाल हैं, क्योंकि मोदी ने यही काल अपने राजनीतिक जीवन में 2002 से लेकर 2022 तक देखा है और उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। 2002 के पहले का भारत उन्होंने नहीं देखा, यंगेस्ट में भी नहीं देखा। उन्होंने 2002 से आज तक जिस नरसंहार का सहारा लेकर इन्होंने राजनीति में अपने आप को स्थापित किया, वो देश में कभी गौरव के साथ नहीं याद किया जाएगा।
अपनी हिस्ट्री अपने लोगों से लिखवाकर चाटुकार मीडिया से वो बातें करा के आप अपनी पेड़ थपथपा सकते हैं, लेकिन आप किसी देश के इतिहास को गौरवान्वित नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। तो आप ये बताएं निजामुद्दीन जी, ये तो आप बता रहे हैं, बाकी सब लोग भी यही बातें कर रहे हैं। जैसे सामने से व्हाइट पेपर आया, आप लोगों ने ब्लैक पेपर इशू किया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चल रही है, काफी प्रभाव उसका दिख भी रहा है, लोग आ रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, मानना पड़ेगा, लाखों के सर, लाखों जी, चलिए लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या ये लाखों की तादाद में जो लोग आ रहे हैं ये वोटों में तब्दील होंगे निजाम साहब? सर वोटों में तो पिछली बार भी तब्दील हुए थे, पिछली बार भी तब्दील हुए थे, लेकिन ईवीएम की बड़ी मशीनें जो बेईमानी का सहारा मोदी जी ले रहे हैं, अगर ईवीएम की बेईमानी नहीं होगी तो मोदी जी को जो सपना 400 का देख रहे हैं उनमें से एक जीरो घटा देंगे, उतना ही सीट बचेगी मोदी जी को। तो ये सपना, उसका विरोध देश में शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उसके बहुत सारे PIL दाखिल हो चुके हैं। देश का बुद्धिजीवी वर्ग अब खुलकर जो है ईवीएम का विरोध कर रहा है। इससे ये लगने लगा है कि बेईमानी के सहारे मोदी जी जो कहते हैं वो करने की बात कर लेते हैं। तो अभी वो गणित अब उनका फेल होने वाला है। और राहुल जी की न्याय यात्रा ये हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा बाप बनेगा कि लोग याद करेंगे कि कोई नेता इस देश में है जिसके पीछे इतने बड़े पैमाने पे दसियों लाख लोग चलते हैं और हक की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। मोदी जी धमकी देना, गुंडागर्दी करना, ईडी भेज देना, किसी को बंद करा देना, की सरकार गिरा देना, इसके अलावा उनके खाते में कुछ नहीं है। और जिस तरह से अभी उनको डर सता रहा है, आप देखिए ये जो 5 अभी भारत रत्न दिए गए हैं, इन 5 भारत रत्न का चुनाव से संबंध है। उनको लगता है कि हमने कांग्रेस के एक बड़े सीनियर नेता को हमने भारत रत्न दे दिया है, तो आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ की जो 40-50 सीटें लोकसभा के हैं उस पर असर पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में हरित बेल्ट पर उसका फर्क पड़ेगा। बिहार में कर्पूरी ठाकुर को देकर उन्होंने ओबीसी को साधने की कोशिश की। मतलब ये जो गरिमा थी, गरिमा, उसको गिराने का काम हो रहा है। और राजनीति में ये वो जोड़ने का काम कर रहे हैं कि 5 सीटें 10 सीटें भी अगर मुझे ये देने से आ जाती है तो मुझे मेरी बेइज्जती का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो चीजें हो रही है ये राजनीति में कभी नहीं हुई। हो सकता है मोदी जी ऐसे 1 साल पहले दे देते, अब चुनाव को 1.5 महीना रह गया है, तो 1.5 महीने में आपको अभी जो है चरण सिंह जी याद आ रहे हैं, अब आपको नरसिम्हा राव जी भी याद आ रहे हैं, सारे लोग याद आ रहे हैं। इससे आप उनके खिलाफ हैं, वही मोदी जी और बीजेपी यही कह रहा है कि कांग्रेस इज अगेंस्ट पीवी नरसिम्हा राव। कांग्रेस इसका विरोध है कि कांग्रेस को विरोध है कि पीवी नरसिम्हा राव को क्यों अवार्ड दे दिया भारत रत्न। कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है कि आपने चौधरी चरण सिंह जी को क्यों दे दिया भारत रत्न। तो ये आपका और उनका कहना है कि ये जो आपके यूपीए के वक्त में जो पॉलिसी पैरालिसिस थे, इंडिया 11वां इकोनॉमी में थे, मोदी जी आने के बाद नंबर 5 पे मोदी जी अपने मेहनत और परिश्रम से लेके आए। बोले कि आप आगे जाके जो आज के भाषण में थे, आप सुन रहे साउंड करेंगे तो मुझे आवाज नहीं आ रही। अभी आ गए। तो मोदी जी का कहना कि आपको भारत रत्न नरसिम्हा राव जी को दिया, आपको प्रॉब्लम है, वेदना है। चौधरी चरण सिंह को दिया, आपको प्रॉब्लम है, आपको अपोजिशन है। आप उन्होंने आगे जाकर कहा कि आप तो आपके वक्त यूपीए के वक्त में पॉलिसी पैरालिसिस था, लोग डिसीजन नहीं ले रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स डरे हुए थे, कोई काम नहीं हो रहा था। मोदी जी के मेहनत और परिश्रम से 11 नंबर से 5 नंबर पर आए। आज भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हो बिकॉज आप तुष्टीकरण में बिलीव करते हो। मोदी जी ने आज आरोप आप पर लगा दिए। निजामुद्दीन जी, देखिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भारत के प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत जो चाहे जिसको चाहे वो अवार्ड दे, जिसको चाहे, लेकिन उसकी जो गरिमा है और जो समय है वो ध्यान देना एक आवश्यक है। इससे पहले आज देश भर में आज एक कार्टून आपने देखा होगा, शायद आपकी नजर से भी गुजरा होगा, कि पद्मश्री की तरह ही जैसे पहले पद्मश्री और पद्म विभूषण और भूषण अवार्ड दिए जाते थे, लोग भीड़ में किसी को भी दे रहे थे, आज देश के इस सर्वोच्च अवार्ड के लिए
एक ठेले पर जो है अवार्ड रखे हैं और प्रधानमंत्री जी उसको पीछे से धक्का दे, ये किसी कार्टूनिस्ट ने बनाया है कि भाई आप ले लो भारत रत्न ले लो, भारत रत्न ले लो। ये नहीं, जो उसकी गरिमा थी उस गरिमा का उन्होंने ध्यान नहीं रखा और उसका उन्होंने जो लिंक जोड़ा वो चुनाव से जोड़ा। अगर उन्होंने इसको चुनाव से पहले, साल भर पहले भी दे सकते थे, क्यों प्रधानमंत्री जी इतना देर लगाए? या जिस दिन कर्पूरी ठाकुर का अनाउंसमेंट कर रहे थे उसी दिन उन्होंने क्यों नहीं अनाउंस किया? क्योंकि उस दिन तक जयंत पाटिल बीजेपी के साथ नहीं जुड़े थे। सारी जयंत जयंत जो है इनके अजीत साहब के बेटे जो हैं जयंत चौधरी साहब, यस, वो उस दिन तक बीजेपी के साथ नहीं जुड़े थे, इसलिए उनके दादा का अवार्ड उन्होंने नहीं दिया और वो बीजेपी से जुड़ गए, आपने अवार्ड दे दिया। आडवाणी जी को आपने अवार्ड दे दिया। भाई आडवाणी जी का बीजेपी के लिए बड़ा रोल हो सकता है, नेशन के लिए कोई रोल नहीं है। अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में दंगा भड़काने से लेकर और इस तरह की चीजों को ही आडवाणी जी ने खड़ा किया। बहुत अच्छे राजनेता हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे राजनेता सिर्फ बीजेपी के हो सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री भारत का होता है। अगर वो कोई निर्णय सबके लिए ले तब तो बात समझ में आती है। इतनी जल्दबाजी में उन्होंने धर्म का भी अनादर किया है हर जगह, उसी तरह से आज ये कर रहे हैं। तो उनके यहाँ हर काम, मोदी जी हर वो काम देखते हैं जो चुनाव में उनके लिए क्या ला सकता है और उससे क्या बेनिफिट होगा, वो देखने के बाद ही अपना प्रयास करते हैं। इससे बिल्कुल साफ तौर पर ये लगता है कि वो कांग्रेस के किसी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन क्या चुनाव में इससे कोई लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को? भारत रत्न से कोई लाभ होता है क्या? कोशिश करने में आज आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया ने उसका एनालिसिस किया है। प्रिंट मीडिया ने आज उसका एनालिसिस किया है, जो गोदी मीडिया का प्रिंट है वो भी। उन्होंने कितने आंकड़ों से कहां कितनी सीटों पर इससे वो असर डाल सकते हैं, उन्होंने ये किया है। अभी आप देखिए कि जिस दिन बिहार वाला इशू आया था कर्पूरी ठाकुर जी का, दुनिया जानती है कर्पूरी ठाकुर साहब का एक बड़ा नाम था, जिन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए पूरा देश उनको जानता है। लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने उसी आंकड़े से नीतीश जी को पक्ष से ले गए तोड़कर। वही काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में जयंत के साथ किया, वही काम वो ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम कांग्रेस को बदनाम कर देंगे कि कांग्रेस ने नहीं किया और मैंने कर दिया। तो इन्होंने वो कोई भी ऐसा काम नहीं है किया है जिसे जनता मान्य करे। और ये जो सत्ता की भूख जो वो दिखा रहे हैं कि हम 400 सीटें जीतेंगे, आप ईमानदारी से ईवीएम के साथ उनका चुनाव करवा दें, आप देखिए कि 400 जीतते हैं कि 40 जीतते हैं, ये सामने आ जाएगा। लेकिन निजामुद्दीन साहब, मुझे नहीं लगता डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है सर। निजाम साहब, डेवलपमेंट का काम लेकर उनका नेता, चाहे वो एमपी हो चाहे मंत्री हो, किसी क्षेत्र में नहीं जा रहा है। डेवलपमेंट की जगह वो मंदिर लेके जा रहे हैं, डेवलपमेंट के बजाय वो जो है भारत रत्न लेके जा रहे हैं। उसके अलावा जो है वो हिंदुत्व की चीजों को लेकर अरसद जा रही है। किसी भी डेवलपमेंट कार्य को लेकर वो चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे उनके सीनियर लीडर हो, कोई भी एक ही बात कहते हैं, हमने आपको प्रॉमिस किया, हमने मंदिर बना दिया, हमने आपको प्रॉमिस किया, धारा 370 हटा दी। जी निजाम साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, वेरी फ्रैंकली आई डोंट क्वाइट एग्री विद यू एज फार एज ईवीएम इज कंसर्न। क्योंकि ईवीएम में अगर ईवीएम का इतना ही जोर होता तो राजस्थान में आप 1.3% से आप पीछे नहीं होते, आप 10% पीछे होते राजस्थान में। सिर्फ 1% से आप 1.5% से आप चुनाव हारे हैं राजस्थान में। इनफैक्ट अगर आप जरा ज़्यादा मेहनत कर लेते चुनावी सिलेक्शन जो है, कैंडिडेट सिलेक्शन में, और हमारे आदरणीय सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में अगर तनाव नहीं होता तो आज राजस्थान में आपकी सरकार होती, उसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हाँ ये मुझे समझ में नहीं आया, वेरी फ्रैंकली। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आज तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि गांव दर गांव ने बोला है कि भैया हमने तो वोट इधर दिया था, ये इधर कैसे आ गया। वेरी फ्रैंकली, मैं आपको बड़ी फ्रैंकली बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़, देखिए राजस्थान में, सर पूरी बात सुन ले सर, राजस्थान में सिंपल सा गणित है, आज वो चाहे जो भी कह ले सर, राजस्थान में सिंपल सा गणित है कि 4 दिन के बाद बाई इलेक्शन हुआ, वहां पर हार गए, उसी बाई इलेक्शन में उनका मंत्री चुनाव हार जाता है। जी दुरुस्त बात। तो इससे मालूम है कि उन्होंने बाई इलेक्शन में गड़बड़ी नहीं की मशीनों में,
तो बाई इलेक्शन में चुनाव हार गया, रिजल्ट सामने है। मशीन में गड़बड़ उनकी नहीं। सरकार बनी और पहले हफ्ते में बाई इलेक्शन हुआ, वो चाहते तो 6 महीने बाद बाई इलेक्शन कराते। सर तो तेलंगाना में था कि अभी हमारी सत्ता आई है, गए, जनता ने जो पहले उनको मैंडेट दिया था वही दे दिया। तेलंगाना में हो रही है सर। निजाम साहब रिजल्ट भी दिखने लगा। निजाम साहब, तेलंगाना में बीजेपी फिर अपने आप को ज्यादा सीटें दे सकती थी ना। 13.5% उन्होंने अपने आप को वोटिंग परसेंटेज दे दिया, अपने आप को ज्यादा सीटें भी दे सकती थी। सीधी बात है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि तेलंगाना में भी उन्होंने बहुत मेहनत करी है। 1 मिनट के लिए अगर आप ईवीएम को अलग छोड़ें, ईवीएम को अगर आप अलग रखें, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास विकल्प क्या है। मैं प्रधानमंत्री के चेहरे की बात नहीं करता, वो आई एम श्योर इफ राहुल गांधी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ही विल मेक अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर। साहब देखिए, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश का आज तक जिसने वास्तविकता में देश के लिए काम ना किया हो। हर एक ने काम किया है, हर एक ने अपनी तरफ से बहुत सिंसियरली काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर के, सामाजिक विषयों को लेकर के कांग्रेस का विकल्प क्या है? व्हाट इज योर ऑल्टरनेटिव मॉडल, वो तो बताएं निजाम साहब। देखिए सर, कांग्रेस कोई भी काम दिखावा के लिए नहीं किया। कांग्रेस ने जो किया वो देश के लिए किया। कांग्रेस ने सामाजिक तौर पर जिन कार्यों को किया वो देश के भले के लिए किया। आज जितनी मशीनरीज या जितनी कंपनियां या जितनी फैक्ट्रियों को बेचने का काम हुआ, क्या वो देश हित में नहीं थी? घाटे में कुछ लोगों को बेचकर और उन्हीं को बैंक से लोन देकर वो प्रॉपर्टीज एक तरह से फ्री में लोगों को दी गई। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। जिनकी सरकारें, इसके अलावा भी सरकारें आई थी, उन्होंने आज ये जिस सामाजिक कार्यों की बात कर रहे हैं, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मंदिर भारत में ही बना, लेकिन उसकी पहल किसने किया, क्या हुआ, वो सारी घटना आपके सामने है। लेकिन मेरा जो कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री जो बातें कहते हैं उसमें से 90% झूठ होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद देश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो है आने दिनों पर उसको एनालिसिस करके सामने हर चीजें रखते हैं। संसद में जिस तरह से वो अहंकार करके बातें करते हैं, अभी उन्होंने जिस तरह से श्वेत पत्र वाले विषय पर या जिस तरह के आरोप वो लगाते हैं, 99.9% वो आरोप सब झूठे होते हैं। और उसके बावजूद भी वो उस झूठ को सच साबित करने के लिए अपनी दलाल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको शर्मिंदगी होती है। अब चूंकि देश के सामने बड़े पैमाने पर यह आ गया है कि ये मशीनों की गड़बड़ी से लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, और लोकतंत्र के को बचाना आज देश के लिए जिस तरह जरूरी है, राहुल गांधी, उनकी टीम और इस देश के लोग अब राहुल जी को आगे करके उस मामले को लेकर चल रहे हैं। और यही उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिन राज्यों में आज हमारी रैली पहुंच रही है, वहां 10-10, 20-20 लाख रोड पर निकलकर राहुल जी के स्वागत के लिए खड़े हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि बिहार में नीतीश जी बुरी तरीके से हारेंगे। रैली बिहार से में हमारी दाखिल हो गई है, और जो हालत उनकी हो रही है वो संभाल पाना उनके लिए मुश्किल होगा। 23 करोड़ वोट मिला था 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजेपी को, 23 करोड़, 23 करोड़, और कांग्रेस को आपको मिला था करीबन 12 करोड़ वोट। आज जिन लाभार्थियों का गिनती मोदी साहब करा रहे, 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन, आवास योजना में 4 करोड़ लाभार्थियां, हर घर नल से जल करीबन 14 करोड़ लोगों को फायदा, हर घर शौचालय 12 करोड़ लोगों को फायदा, प्राइम मिनिस्टर जो आयुष्मान योजना है करीबन 14 करोड़, उज्ज्वला 14 करोड़। तो ये सब गिनती करते करते जो लाभार्थियां है, वो जो बीजेपी ने 23 करोड़ वोट गए बार पाए थे, निजामुद्दीन जी, वो तो ऐसा लग रहा है कि आराम से हासिल हो जाएगा। मोदी जी भी कॉन्फिडेंट है। आपका रोड मैप क्या है? बिकॉज ये जो बेईमानी के बेईमानी के मोदी जी के पास कोई चारा नहीं है। उज्ज्वला योजना की अगर आप देखेंगे, आप ग्रामीण भागों में सर्वे करा लीजिए, 99.9% महिलाओं ने योजना लिया, लेकिन उनके घर में चूल्हा वैसे रखा पड़ा है, सिलेंडर वैसे रखा पड़ा है, उसमें वो लकड़ी से आज भी खाना बना रहे हैं। 80 करोड़ जनता को राशन देने की बात कर रहे हैं, देश को तबाही के रास्ते पे खड़ा कर रहे हैं। आप किसी तरह का कोई रोजगार सृजन नहीं कर रहे हैं, आप किसी तरह की कोई नौकरी किसी को नहीं दे रहे हैं को अपना भविष्य बनाए, बल्कि आप वो कर रहे हैं कि 5 किलो राशन भेज दे रहे हैं, और उसके बाद महंगा सिलेंडर और महंगी गैस वो बाहर से खरीदेगा तो काम क्या करेगा।
रही बात दूसरे डेवलपमेंट की कि घरों में शौचालय, आप जाके देखिए ग्रामीण अब बहुत आगे पहले से भी हो चुके हैं। जब इस तरह की कोई स्कीम इनके पास नहीं थी तो भी इस तरह की भारत में बहुत सारी चीजें लागू थी। तो आज इस तरह का दलील देना कि ये मेरे वोटर्स हैं, और वोटर्स किसी का नहीं होता। वोटर्स को जिस तरह की चीजों से अगर लुभाया जा रहा है, अगर डेवलपमेंट के नाम पर मोदी जी या डेवलपमेंट के नाम पर आरएसएस या बीजेपी कहीं वोट मांगती आपको नजर आए तो आप बताइए। आज भी उनके जितने नेता हैं या तो वो हिंदुत्व और उसका सहारा ले रहे हैं, या आज भी माइनॉरिटीज के लोगों को गाली बककर उनको डरा धमका कर वोट मांग रहे हैं। चाहे उनका टी राजा हो, चाहे उनकी साध्वी हो, या उनके जितने नेता हैं, आज भी आप देखिए कि जिस तरह के भाषा का वो अपने मंचों पर प्रयोग कर रहे हैं, हेट स्पीचेस का, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और सीधा साधा अगर कोई एक आदमी उनके बारे में बोलता है तो उसको फौरन पुलिस अरेस्ट करती है और जेल भेज देती है। तो ये सब चीजें हैं जो आने वाले समय में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और घमंड किसी का नहीं चलता, रावण का नहीं चला। बहुत बलशाली था, बहुत ज्ञानी भी था। वो तो ज्ञानी भी इतना था कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहां तो सिर्फ घमंड है, बाकी कुछ नहीं। निजामुद्दीन जी, बात यह है कि आप पॉलिटिकली देखोगे जो कैंपेन उनका चल रहा है कि राष्ट्र सुरक्षा में मोदी जी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई उनका मींस रेस में नहीं है। राष्ट्र सुरक्षा हो गया, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जो एक नया चीज पैदा कर दिया हर हिंदुस्तानी में, भारतीय में, राष्ट्रवाद का, उसमें कोई कंपटीशन कहां से भी नहीं है। डेवलपमेंट है वो पूरे, बोले कोई कोना नहीं है इस देश का जहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा। कहीं हाईवेज बन रहा है, कभी अंडरग्राउंड मेट्रो रेल, कभी मोनो रेल, जहां डेवलपमेंट का लहर है। लाभार्थियां जो आप बोल रहे हैं कि नहीं इससे नहीं होगा, करोड़ मीन्स 80 करोड़ से लेके 4 करोड़, एक एक गिनती है, 10-10 करोड़ से कम कोई उनके गरीब कल्याण स्कीम में लाभार्थियों से कम नहीं है। और आज के तारीख में मनी पावर और जो मसल पावर है जीतने के इलेक्शन में, वो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के हिसाब से बीजेपी का ज्यादा है कांग्रेस से। तो इस सबसे आप कैसे टक्कर ले पाओगे निजामुद्दीन जी? ये अभी आपने एक कहा कि देश में जो है, देश में राष्ट्रीय सुरक्षा की जो आपने बात की, चाइना का इतिहास आपके सामने है, आपने खुद कवर किया किस तरह से चाइना आपके घर में घुसकर आपकी जमीनों को कब्जा कर लिया। मोदी जी लाल आंख दिखाते रह गए और यह पूरा भारत जान रहा है। मैंने वही कहा ना कि 90% वो झूठ बोलते हैं और यहाँ की गोदी मीडिया उसको सर्टिफाई कर देती है। तो इससे आप देख लीजिए कि आपके घर में चाइना घुस गया। अभी पिछले 2 सप्ताह पहले भेड़ बकरियां चराने वाले जो लद्दाख के आसपास के लोग हैं उनको दौड़ा के मारा उन्होंने, और आपका प्रधानमंत्री लाल आंख दिखाते ही रह गया, उसके अलावा कुछ नहीं कर सका वो। और इस तरह की सारी चीजें, आज आपके किसी पड़ोसी से रिश्ते अच्छे नहीं है। बांग्लादेश जैसा छोटा सा राज्य आज आपसे इकोनॉमी में आगे निकल गया। पाकिस्तान के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, और बिरयानी खाने आप पहुंच जाते हैं, आपको कोई बुलाता नहीं, फिर भी आप मेहमान हैं। तो ये जो चीजें हैं ये जनता भी समझने लगी है। जब चाइना आपकी चीज को कब्जा कर ले रहा है और सारा देश देख रहा है, ऐसा नहीं है कि छिपा हुआ है कि नहीं साहब ये जमीन नहीं है, उसके बावजूद ना तो प्रधानमंत्री संसद में बोलते हैं, ना प्रधानमंत्री कभी रोड पर बोलते हैं। दूसरी चीज ये कि करप्शन के बल पर कितना दिन आप टिकाएंगे, बेईमानी के बल पर कोई चीज टिकती नहीं है। आज जो सरकारों में इनके यहाँ आना चाहे, अगर वो बेईमानी की सारी हदें पार कर चुका है और उसको कल तक फांसी लगने वाली है और वो बता दे कि मैं बीजेपी का सदस्य बन गया हूं, तो फांसी का बंदा हटा के वो बोलेंगे तो देशभक्त था, बड़ा भारी राष्ट्रभक्त था। यानी बीजेपी में आ जाइए तो आप राष्ट्रभक्त, बीजेपी से बाहर हैं तो आप देशद्रोही। अदालतें क्या कर रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो इस तरह की चीजों से अब आप गुमराह नहीं कर सकते सर। तो आगे क्या होगा सर? तो क्या जो लाखों की भीड़ है क्या वो कांग्रेस को वोट देगी? 100% सर, वोट भी देगी, सपोर्ट भी देगी, आप तो पैसा भी दे रहे हैं। क्या बात है। अब कांग्रेस का जो डोनेशन का कैंपेन चल रहा है 100 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गया। सर आप लोग चाहते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि आज इस देश का भविष्य राहुल गांधी है, उसे वोट भी दो, सपोर्ट भी करो और पैसा भी दो, तो ही खड़े होंगे। और वो सारी चीजें जनता अपने आप करके आ रही है और इसीलिए हर काम ऑनलाइन है सर। जब चाहे रिजर्व बैंक के थ्रू वो देख सकते हैं। कल को मोदी जी आरोप नहीं लगाए जैसे मोदी जी के चेले पैसा खा के भाग जाते हैं विदेश में,
जितने गए हैं सब मोदी जी के लोग हैं, बाहर से कोई नहीं आया, और सबके मोदी जी से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। आज आप देखिए कि कांग्रेस के एक नेता पर आरोप नहीं लगा सकते जिसने उसने किसी को भगाया हो या उसे पकड़कर नहीं लाया हो। हमारे यहाँ दौर में जितने करप्शन के केसेस उस जमाने में यूपीए सरकार में आई थी, उनकी भी सबकी जांच हुई और सब में केसेस चले और सब में लोग छूटे। आप विनोद सिंह की रिपोर्ट से लेकर जितनी चीजें थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में क्लीन चिट, सब में जो है ईमानदारी से सरकारों से बाहर आए हैं। इनकी तरह हमें किसी करप्शन में डालकर किसी जज से ऐसे फैसले नहीं कराए कि कल आपको रिटायर होना है, परसों आपको गवर्नर बनाऊंगा और ये जजमेंट मेरे फेवर में दे दो। 90% जजमेंट इधर जितने आए हैं, चाहे मस्जिदों को लेकर हो, इंडस्ट्रीज को लेकर हो या दूसरे हो, उन्हीं जजों से जजमेंट कराए गए जो बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब थे, और रिटायरमेंट होने के तुरंत बाद या उन्हें राज्यसभा भेजा गया या उन्हें महामहिम की तरह गवर्नर बनाया गया या उन्हें किसी बड़े कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। ये भारत के इतिहास में आजादी के 75 साल पूरा होने के बाद भी कभी नहीं हुआ। दुरुस्त बात। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। निजाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डायनामाइट आता है आपसे बात करके। निजामुद्दीन जी डायनामाइट है एकदम, लेकिन फायरिंग चालू। लेकिन निजाम साहब उदास है अंदर से, मैं जानता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि उदास नहीं, हम सब उदास हैं कि बाबा सिद्दीकी साहब छोड़ के चले गए। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि सर ये तो राजनीति में देखिए आया राम गया राम चलता है सर। अभी चुनाव आ रहा है और लोग भी जा सकते हैं और लोग बहुत सारे आ सकते हैं, ये सब तो राजनीति में होता रहता। क्या वापस भी आएंगे? क्या पूछ रहा हूँ, मतलब चलते चलते वापस आएंगे क्या? बहुत लोग आने की कगार में है, पार्टी बहुत लोगों को लेने को तैयार नहीं है, बहुत लोग आना भी चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ हम कि लोग अच्छे मित्र हैं, वो रहेंगे मित्र हमेशा। ऐसा नहीं है कि कोई मित्रता खत्म हो रही है। राजनीति में हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत संबंध सबसे बहुत अच्छे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक ये टिकट्स का एलोकेशन नहीं होगा तब तक ऐसी स्थिति चलेगी। जब एक बार टिकट बढ़ जाएंगी। इनका टिकट का इश्यू नहीं था, इन्होंने कोई लोकसभा नहीं मांगा था, ना ही हमारे पास इस तरह की कोई स्थिति है कोई नेता टिकट के लिए जाता। मिलिंद देवरा साहब गए और राज्यसभा में जाने के लिए गए, बाबा सिद्दीकी जा रहे हैं वो राज्यसभा में जाने के लिए जा रहे हैं। तो ये बैकडोर की पॉलिटिक्स कब तक करेंगे? फ्रंट पे आइए। क्या प्रिया दत्त जी भी जा रही हैं? मतलब ऐसा कुछ है? अब प्रिया दत्त जी बड़ी नेता हैं, स्वयं अच्छा काम करती हैं। वो हमेशा से उनके पिताजी, उनका परिवार, उनकी माता जी इंदिरा जी के बहुत करीबी रही हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये उम्मीद नहीं करता, लेकिन राजनीति में हर आदमी को आजादी है। राइट, थैंक यू सो मच, वी हर्ड एवरीथिंग। निजाम साहब जो कहना चाहते थे कह गए, भले पूरे शब्दों में ना कहा हो, फिर भी थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, बहुत मजा आता है आपसे बात करके एज यूजुअल। थैंक यू सर, कीप अप द गुड वर्क। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच सर। There was Mr. Nizamuddin Rahim, always a firebrand, always very passionate. And he's got his answers right up on his lips, and he's there, very quick. Yeah, but the only thing is that I feel perhaps that they should stop, kind of screeching about the EVMs so much. Because Pradeep ji, they are the same EVMs, isn't it? There are one new Telangana, there are one new Himachal Pradesh, Karnataka. 10 years they ruled with the same EVMs. और सबसे बड़ी बात and that of the BJP was completed. He had Kirit Somay going to the courts and I still remember he came to our show. Yes. He wrote a book. बिल्कुल sir. एक किताब भी तो लिखी गई। Yes. अडवाणी जी का उसमें फॉरवर्ड भी था, इंट्रोडक्शन थी या फॉरवर्ड था या जो भी था। I remember he came on our show also. He came, definitely came. He brought an EVM with him. He brought the EVM with him and shows it how it's not reliable. And then Yes. they lost 2009 too. तो मेरा ये कहना है कि वो कर्नाटक भी जो आप उन्हीं ईवीएम से जीते हैं ना, मतलब कर्नाटक जीते हैं, तेलंगाना जीते हैं, हिमाचल प्रदेश जीते हैं, मतलब 3 स्टेट्स में कांग्रेस की खुद के बलबूते पे सरकार है। सो हाउ कैन यू कंप्लेन अबाउट ईवीएम्स? आई मीन व्हेन यू लूज ईवीएम्स आर टू ब्लेम, व्हेन यू विन ईवीएम्स आर ऑलराइट। दैट डजंट साउंड वेरी लॉजिकल टू मी, वेरी फ्रैंकली। But the Congress is divided on that particular thing. The only thing they officially asked was that VVPATs. Yeah, VVPAT should Yes. be there in every EVM. And you need to count the VVPATs also. Yes.
That's the only thing they wanted. And they're also right. I mean, if it's falling, the receipt is falling, you need to count that also. It matches. But then it becomes a tedious process. It's as good as counting your... As good as counting a ballot paper. Yes. So which means it will take a long time. The result will come out after about a week or so, because do remember, you have to count so many crores and crores of votes. It's not like in the United States of America where you don't have too many voters anyway. The population is so small. but this thing will go on. This thing will go on. And as far as the EVM debate is concerned, I don't think the debate per se at the moment is of some value. But Congress's official stand is, as we discussed, VVPATs. They want that to be counted. That's it. Otherwise, they don't have a problem with the EVM. Yes. Right. Right. That's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप please सब्सक्राइब करें, जैसे बार-बार हम लोग बोलते हैं, और कमेंट जरूर अपने भेजें. We'll read out some comments. We have plenty of comments. I think we'll take about 10 or 15 comments today. Let's take a look. All right. So fine. So we actually had a noise. Of subscription. We had a bell sound. Thank you so much. Our engineering is as good as number one in the country. Channel को जरा subscribe करें, please. That'll be nice. Can we hear that again? I didn't hear it. Oh well, wow, yeah, that's it. Wonderful. Subscribe to the channel, please. आपका channel है साहब. Let's take a look at some of the comments that we've got. दिखाएं जरा. मुनव्वर फारूकी साहब, ये मुनव्वर डिजर्विंग ट्रॉफी. अरे वो पिक्चर ठीक तरह की तो दिखा देते, इतना जल्दी चेंज कर दिया. वैसे आप चेंज नहीं करते. आज ये मुनव्वर फारूकी की, आई थिंक समबडी हेट्स मुनव्वर फारूकी है जी. तस्वीर आपने दिखाई नहीं मुनव्वर फारूकी की आधे सेकंड के लिए भी. ही इज जस्ट वन दी 17th सीजन ऑफ बिग बॉस. चलिए आगे बढ़िए. चलिए, कैन वी मूव ऑन प्लीज. थैंक यू. Manara Chopra speaks on Ankita Lokhande. I don't even know who they are, but they must be very important people. I am reasonably certain, Pradeep ji. Ankita is the best. Yasmin Pathan 5605 लिखती हैं. Isn't that lovely? And she sent 3 hearts to Ankita Lokhande. Let's take a look at this. With his own eyes closed for Koila in stove. Mahindra Kamdar 9547. G. What does that mean? Does that mean anything? Did you understand what that means? A great joke. Narayana Pai 7333. This is about, I think we've just praised Rahul Gandhi. That's why. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nitish Kumar, Modi ji as savior. This is what both these gentlemen said. If you remember, both of them, yes. One was in Ayodhya, one was of course here. क्या है? हाथ में तलवार है, वाणी की भी धार है, फिर भी रहते शांत हैं क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं. जय श्री राम. यश भावसर 6435. I think he's talking about Lakshman Saoji साहब. Yes. Right, that is of course Thakur साहब, our friend Thakur साहब. And once again, अरे भाई वही चीज़ आप दोबारा क्यों दिखा रहे हैं? चलिए आगे बढ़िए. अंकिता लोखंडे टू स्टार इन रणदीप हुडा's फिल्म स्वतंत्र. आगे क्या है भाई? स्वतंत्र वीर सावरकर. आई थिंक, आई एम गेसिंग हियर. अंकिता लोखंडे इज द विनर. अशरफ कुरैशी साहब लिखते हैं WY1UZ से. आई थिंक परहैप्स इफ यू गाइस कुड गिव अस द एंटायर हेडलाइन, दैट वुड बी नाइस. जी आगे बढ़ें. मनोरा चोपड़ा स्पीक्स ऑन अंकिता लोखंडे अगेन. दोबारा चलिए दिखाइए. मनारा 3 हार्ट्स. चंद्रकांत सुरवासे 7502. This person Ankita Lokhande seems to be quite a favorite of a lot of people. Yes. Rashmika Mandana talks on rumored boyfriend. Vijay Devarakonda, can we take a look please? Cute couple both, but the spelling of couple is different. Prakash Kumar Sahu 5712. That's the first time I've seen couples spelled like that. CUPPELE. They're stretching English. Yeah, I think that's. It sounds better. I think he's a great follower of porn. Couple. All right. Big to play lead in Ekta Kapoor's Nagin 7. Ankita Lokhande to play lead in Ekta Kapoor's Nagin Part 7. Wow, good news. Lots of love, Ankita. And that is, I think, 8 hearts. Songs Forever 2640.
This Ankita Lokhande is the new star in town, Bilkul. is it? Yes. She's the new kid. Indrapal Singh ji, our friend Indrapal Singh ji, I think he's commented on your dog too today. Yes, yes. बहुत अच्छा सर जी. Askant Kumar 2479. Pradeep ji's dog is a super dog. He survived a fall from 10 floors. 10 floors. And he's renewed his energy. He's back to normal. Fantastic. Touch wood, absolutely touch wood. I love that dog. Abhishek Kumar says Isha Malviya's mother was against their what? अरे भाई आगे क्या है इसके? Against their what? चलिए, real winner. User RE4FJOCH70. People have strange names. Is it because they're not able to get their name, or Facebook gives them, or YouTube gives them that name? Nora Fateh to make acting debut in Kannada film with Sanjay Dutt. It is not a Kannada film, it's a Kannada hai. Alright, I agree with you. Kannada hai. I agree with you. Darshan Hari Kantra 3202. Is that it? Oh wow, that is big. Mario D'Souza again. काम करना सबका बड़ा धर्म है. जय मराठा. जब चाय वाला, रिक्शा वाला और संत देश चलाएगा, तो I would like that without दिमाग. Beggars only Gandhi family can do justice. Instead of doing राम राम, do काम काम. मोदी सर अंबानी और अडानी को पालता है. This is Mario D'Souza 9471. ये Mario D'Souza seems to be a favorite of our production team. They always have Mario D'Souza, whatever happens. Is that it? That's it? Alright, if it is Mario D'Souza again, I'm not going to read it. Agastyananda celebrated his birthday with rumored girlfriend Suhana Khan. Suhana Khan, I think, is Shah Rukh Khan's daughter. Agastya loves Khushi, not Suhana. Agastya loves Khushi, not Suhana. This is Rachna Devi 4047. She seems to be better informed. Right. That is just about it. That is just about it for tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. Great pleasure having conducted the show today, from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को, पूरी नेशन नाउ टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.